हेलो प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 17 करने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट है और आज अपने लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है जो अपना वो आज का है कि आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। ठीक है। तो काफी ये लेंथी टॉपिक है लेकिन आसान बहुत है। अगर आप इसको समझते हुए चलोगे तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन ज्यादा है इस टॉपिक में, वैसे बहुत आसान है। ठीक है। तो देखो टॉपिक की पहले अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस टॉपिक में अपने को क्या ज्ञात करना है, क्या कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इसका मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जो इसकी थ्योरी है वो नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो देखो जब भी अपने कोई चालक होते हैं, कोई भी चालक लेते हैं तो चालक को क्या देते हैं, अपने आवेश देते हैं। तो चालक को जो आवेश देते हैं तो उस आवेश से क्या हो जाता है, उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो अब विभव में वृद्धि होगी मतलब उसका खुद का कुछ ना कुछ विभव बन गया। तो बाद में साइंटिस्टों ने क्या किया कि चलो एक चालक तो मान लिया, जब अपने दो चालक लेके उनको अलग अलग आवेश देके और उनको एक तार के माध्यम से अपने जोड़ दें, और वो तार कैसी हो, वो भी चालक तार हो। तो उन्होंने देखा कि जो आवेश होता है वो क्या होने लग जाता है, फ्लो होना, यानी कि आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो जब उन्होंने ये घटना देखी तो आगे उन्होंने इसका एनालिसिस किया कि आवेश कैसे जाता है, कैसे होता है। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे बाद में कि जब भी अपने किसी चालक को पॉजिटिव आवेश देते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव आवेश का देते हैं तो पॉजिटिव जो आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ठीक है ना। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मतलब अगर एक चालक पर ज्यादा आवेश है, एक पर कम आवेश है, तो ज्यादा आवेश वाले का विभव ज्यादा होगा और कम आवेश वाले का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो जो आवेश होगा आपका, जो पॉजिटिव आवेश है, वो आवेश क्या होगा, उच्च विभव, मतलब कि जिस पर ज्यादा आवेश है उससे कम आवेश की तरफ वो क्या हो जाएगा, स्थानांतरित होना प्रारंभ कर देगा। तो यहां से एक चीज ये निकल के सामने आई कि जब भी अपने दो चालकों को जोड़ते हैं तो आवेशों का क्या होता है, वहां पे पुनर्वितरण होता है। मतलब एक चालक से दूसरे में या दूसरे से पहले में क्या होता है, आवेश स्थानांतरित होते हैं। तो इसी कारण जो अपना टॉपिक है इसको क्या कहा हुआ है, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है। तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, किस कारण होता है, आवेश का मान अलग अलग होने के कारण। अब ये घटना बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर अपने क्या करें, एक गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है। ठीक है। तो गर्म वस्तु में जो ऊर्जा है या उस ऊर्जा को अपने जो गर्म और ठंडे का एहसास कराती है उसको ऊष्मा कह देते हैं अपने। तो गर्म वस्तु की ऊष्मा ज्यादा होती है और ठंडी की क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो बिल्कुल ही वैसी घटना है कि जो आवेश का प्रवाह है वो क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है ना। समझ आ गई ये बात। और यहां पे अपने पॉजिटिव आवेश ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव आवेश को समझना थोड़ा आसान रहता है। वैसे नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव निम्न से उच्च विभव की ओर जाता है आवेश। ठीक है ना। तो वो आवेश को आपको क्या है कि कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। और कैसे जाता है पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी आपको पढ़ने की एक बार जरूरत नहीं है। हाँ उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर, क्योंकि वो आपके टॉपिक सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर कभी कभी भी टाइम मिला तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि आवेश कैसे जाता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है 12वीं क्लास के लिए कि जो प्लस आवेश है वो उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और किस कारण प्रवाहित होता है कि उनके विभवों के अंतर के कारण, मतलब एक का विभव ज्यादा होता है और एक का क्या होता है, कम। अब अगर कह दो कि सर दोनों पर आवेश समान है और दोनों का विभव भी समान है, ठीक है ना, दोनों का क्या है, विभव भी समान है, तो फिर वहां पे आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखो अपने अब इसको फॉर्मूले को डेराइव कैसे करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है उसमें तो आवेशों का पुनर्वितरण निकालेंगे कि आवेश बढ़ते कैसे हैं, कि आवेश क्या होते हैं, वितरित कैसे होते हैं। कि अगर अपने दो चालकों को एक तार से जोड़ दें तो, या दोनों चालकों को आपस में कनेक्ट कर दें या जोड़ के रख दें। और दूसरा जो इसका पार्ट है, आज अपना जो टॉपिक है इसका पार्ट है ऊर्जा हानि निकालने का।
ठीक है। ऊर्जा हानि किस कारण, कि जब अपने दो चालकों को तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो वहां पे क्या होती है, ऊर्जा हानि होती है। वो उस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो इसका पहला पार्ट है बच्चों, वो पहला पार्ट अपना आवेशों का पुनर्वितरण। तो अब डायग्राम को समझो भी, आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे कि दो चालक गोले हैं आपके पास, ठीक है। एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है। एक की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है। विभव एक का V1 और V2 है, और इस पर आवेश Q1 है और इस पर क्या है, Q2 आवेश लिया हुआ है। समझ आया। तो अब मैंने यहाँ पे वही लिख दिया कि माना दो विलगित गोलीय चालक गोले हैं, तो प्रथम और द्वितीय। अब इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। वैसे तो आप इसको अगर थ्योरेटिकल रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि प्रथम गोले की त्रिज्या इतनी है, विभव इतना है, ये इतना है। तो मैंने यहाँ पे आवेश, त्रिज्या, विभव, धारिता चारों चीजें लिख दी। Q1 Q2 R1 R2 V1 V2 और C1 C2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये चीज यहाँ पे अपने माननी हुई है, क्योंकि अपने को माननी पड़ेगी यहाँ पे, तभी अपने समझ सकते हैं कि आवेश प्रवाहित कैसे होता है। एक को उच्च आवेश पर और एक को निम्न आवेश पर मानना पड़ेगा। तो अब देखो, अपने मानना हुआ है कि जो पहला गोला है उसका Q1 यानी उस पर आवेश का मान Q2 की तुलना में क्या है, ज्यादा है। और जब इस पर आवेश ज्यादा है तो विभव भी क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मैं विभव का मान लिखूं तो पहले गोले के लिए KQ1 बटा R1 और दूसरे के लिए KQ2 बटा R2। अब आप कहोगे कि सर Q1 और Q1 तो बड़ा है ही Q2 से, लेकिन R1 भी यहाँ पे R2 की तुलना में अपने छोटा लिया हुआ है, तो मतलब ओवरऑल ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। तो मतलब V1 का मान क्या है, V2 से ग्रेटर देन अपने मानना हुआ है इस क्वेश्चन में। जरूरी नहीं भी ये होगा ही, माना हुआ है। V2 का मान भी V1 से बड़ा हो सकता है, वो अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अपने जो स्थिति ली हुई है उसमें Q1 ग्रेटर देन Q2 और V1 ग्रेटर देन क्या लिया हुआ है, V2 लिया हुआ है। तो अब अपने को सबसे पहले जो निकालना है, वो अपने को निकालना है आवेशों का पुनर्वितरण। भाई आवेश किस प्रकार से वितरित होते हैं गोलों पर, समझ आया। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं कि गोलों की सिचुएशन लेते हैं अपने, अलग दो सिचुएशंस ले लेते हैं। कौन सी सिचुएशन लेंगे, कि पहली जो सिचुएशन लेंगे, स्थिति लेंगे जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व, ठीक है। तो अब देखो एक चीज आप ये ध्यान रखो कि यहां पे अपने आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे सूत्र निकालने के लिए। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय का आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। भाई आवेश क्या है, आवेश को ना तो आप बढ़ा सकते हो ना आप घटा सकते हो। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित जरूर कर सकते हो, लेकिन कुल आवेश जो होगा उस वस्तुओं का वो क्या होगा, नियत रहेगा, ठीक है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं। तो अब देखो जोड़ने से पूर्व अगर मैं लिखूं, जोड़ने से पूर्व की सिचुएशन, ये जोड़ने से पूर्व और ये जोड़ने के बाद है। और एक चीज आप और यहां पे समझ लो कि जो जोड़ा हुआ है ये एक तार के थ्रू जोड़ा हुआ है इनको, और जो तार है वो नगण्य धारिता का तार है यहाँ पे, ठीक है। तो नगण्य धारिता क्यों ली हुई है तार की, नगण्य धारिता के तार का मतलब है भाई जो तार है वो खुद कोई आवेश ग्रहण नहीं कर रही। धारिता क्या होती है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को अपने क्या बोल देते हैं, धारिता कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पे नगण्य धारिता मतलब इसकी धारिता नहीं है, मतलब तार खुद कोई आवेश नहीं रखती है। यानी ये अपने क्या कर रहे हैं, आदर्श स्थिति मान रहे हैं, लेकिन आदर्श स्थिति या आइडियल सिचुएशन कोई होती नहीं है। वास्तव में ये तार कुछ ना कुछ आवेश को ग्रहण करती है, ठीक है ना। लेकिन अपने ऐसा मान रहे हैं कि यहां से जितना आवेश प्रवाहित होगा वो इसमें जाएगा या इससे प्रवाहित होगे इसमें आएगा, बीच में तार में कोई आवेश उपस्थित नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिजिक्स में अपने बहुत जगह ऐसा आदर्श स्थिति या आइडियल सिचुएशन लेके अपने सॉल्व करते हैं। तो जोड़ने से पूर्व अगर मैं लिखूं कि प्रथम गोले पर आवेश, ठीक है। तो आवेश प्रथम गोले पर कितना है, Q1 है, और इसका मान जो हो जाएगा C1 V1 हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है धारिता वाले फॉर्मूले से। और द्वितीय गोले पर अगर मैं आवेश की बात करूं, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, अक्षर छोटे लिख रहा हूं। आप क्या करना है, इस वीडियो की क्वालिटी को आप 480p पर करके देख लेना, 480p पर वीडियो चला के देख लेना,
तो उससे क्या है कि छोटे मैं तभी लिख रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन पूरा हो जाए एक इसमें, ठीक है ना। तो आप उसको देख लेना, अगर साफ क्लियर नहीं दिख रही तो ऐसे 360p में सही दिख जाती है। तो दूसरे पर इतना है, तो जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश Q का मान Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा ना बच्चों। तो अब Q बराबर क्या आ गया आपके पास, Q का मान आप Q1 और Q2 का मान रख दो यहाँ पे, C1V1 प्लस C2V2। ये समीकरण नंबर आपके पास क्या आ गई, एक आ गई है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है कि जोड़ने के बाद आवेश निकालना है। तो अब दूसरी स्थिति में अपने क्या करेंगे, जोड़ने के बाद आवेश, जोड़ने के बाद, जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद देखो आपको पता है कि इन दोनों के विभवों में अंतर है, और मैंने अभी बताया कि जो आवेश है प्लस आवेश है वो उच्च से निम्न विभव की ओर जाता है। तो अब इस गोले का जो आवेश होगा Q1 वो कुछ इधर चला जाएगा। तो मतलब अब इन दोनों गोलों के आवेश में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। चेंज आ जाएगा, और कब तक जाएगा आवेश, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। ऐसे नहीं भी आप क्या कहो कि सर दोनों का आवेश समान ना हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने जब इसको पढ़ा था टॉपिक का, आपने ऊष्मा के स्थानांतरण वाला पिछले साल आया था, तो वहां पे ऊष्मा का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए, ठीक है ना। दोनों का ताप समान होना चाहिए, ऐसे नहीं भी दोनों की ऊष्मा समान ना हो जाए, आप ऐसे कह सकते हो। तो दोनों का ताप, तो वही चीज यहाँ पे है कि जोड़, जब अपने गोलों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, आवेश एक गोले से दूसरे गोले तक जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक विभव का मान दोनों गोलों के लिए समान ना हो जाए। तो विभवों में अंतर के कारण ही आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो अब जोड़ने के बाद अगर मैं बात करूं प्रथम गोले पर आवेश, तो प्रथम गोले पर आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं एक लिख देता हूं, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, विभव समान होगा दोनों गोलों का, विभव समान दोनों गोलों का, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, यहाँ पे दोनों गोलों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो प्रथम गोले पर जो आवेश है वो Q1 डैश हो जाएगा अब, और उसकी वैल्यू C1 इंटू वी लिखेंगे अब, क्योंकि विभव का मान अब V हो गया, धारिता तो वही रहेगी। एक चीज और आपको बता दूं, मैंने आपको ये चीज भी बताई थी जब धारिता करवाया था टॉपिक, कि धारिता का मान C इज इक्वल टू Q अपॉन V जरूर होता है। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर Q का मान चेंज हो रहा है, तो यानी आवेश दोबारा से स्थानांतरित हो रहा है एक गोले से दूसरे पर, तो इनकी धारिता चेंज होनी चाहिए। लेकिन मैंने वहां पर बताया था कि हालांकि इसके Q बटा V सूत्र में आता है, लेकिन धारिता का मान ना ही तो Q पर निर्भर करता है और ना ही V पर निर्भर करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो धारिता जो होती है, जब उसमें आप क्या करोगे, Q का मान को बढ़ाओगे तो साथ के साथ V का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने 2 कूलम आवेश दिया तो उसका वोल्टता 2 वोल्ट हो जाएगी, दोनों का अनुपात एक ही आएगा। अगर आपने 4 कूलम दिया तो 4 वोल्ट हो जाएगा, फिर से एक आएगा अनुपात। मतलब कि जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाओगे या घटाओगे तो विभव का मान भी साथ में बढ़ेगा या घटेगा, और दोनों का अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। तो तभी यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि जो इसका धारिता है वो C1 ही रहेगी, धारिता में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से द्वितीय गोले पर आवेश, ठीक है, द्वितीय गोले पर आवेश कितना होगा, Q2 डैश, और ये हो जाएगा C2V के बराबर। और जोड़ने से पूर्व या जोड़ने के बाद कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये अब Q ही होगा, और इसको Q1 डैश प्लस Q2 डैश कहेंगे। क्यों होगा, देखो एक बार समझ लो आप, कि अगर मान लो मैं स्टार्टिंग में मानता हूं इस गोले पर 10 कूलम आवेश है और इस गोले पर 2 कूलम आवेश है। अब आवेश स्थानांतरित हुआ, और स्थानांतरित होने के बाद ये इसका क्या हुआ कि इससे 3 कूलम आवेश निकल के और इधर चला गया, तो अब इस पे 7 कूलम रह गया, और इधर 3 कूलम जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 कूलम आवेश हो जाएगा। तो
तो अब देखो यहां जोड़ के देख लो दोनों को 12 और यहां जोड़ के देखो 12। आवेश स्थानांतरित हुआ लेकिन कुल आवेश उतना ही रहता है। किसके कारण? आवेश संरक्षण का सिद्धांत अपने को यही चीज बोलता है। तो कुल आवेश ये हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे Q का मान लिखूं तो वो आ जाएगा C1V प्लस C2V, या फिर यहाँ C1 प्लस C2 और V आ जाएगा कॉमन, और इसको समीकरण नंबर कितनी दे देंगे? 2 दे देंगे अपने। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 से क्या है, आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, आगे लिखता हूं यहाँ पे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, नाउ आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम अपने को क्या कहता है कि जोड़ने से पूर्व आवेश, जोड़ने से पूर्व आवेश, और किसके बराबर होगा ये? जोड़ने के बाद आवेश, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो जोड़ने से पूर्व आवेश कितना है आपका? ये Q है, और इधर वाला भी क्या है? Q है। तो मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो? बराबर रख दो। तो जोड़ने से पूर्व आवेश आपका है C1V1 प्लस C2V2, और बराबर में कितना है? C1 प्लस C2 और इंटू V। तो यहां से अगर मैं V का मान निकालूं तो V का मान क्या आ जाएगा? C1V1 C2V2 और बटा में क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। और ये आपके पास एक पहला फॉर्मूला आ चुका है आज का, कि इसको अपने बोल देते हैं कि जब दोनों गोलों को अपने जोड़ा तो जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने के बाद क्या है ये? उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। ठीक है ना, जब अपने दोनों गोलों को जोड़ दिया तो उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, उसका फॉर्मूला ये आपके पास। आप इस फॉर्मूले से उभयनिष्ठ विभव का मान निकाल सकते हो। समझ में आया बच्चों ये वाला? तो एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। आगे अपने क्या है कि नेक्स्ट इसका टॉपिक करेंगे, वो है विभव में परिवर्तन। क्या है? विभव में परिवर्तन। तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, क्योंकि ये तो रफ काम ही था। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक है, ये तो चलो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। मतलब कि अगर आपको दो V1 और V2 विभव के दो गोले दिए हैं, कोई भी दो चालक दिए हैं, और उन पर जो उनकी धारिता C1 C2 है, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से उनका विभव निकाल सकते हो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो यहाँ पे इसी में टॉपिक है, इसी का ही सब टॉपिक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ही। क्या है टॉपिक का नाम? विभव, विभवों का अनुपात या विभव में परिवर्तन। ठीक है, टॉपिक का नाम है विभव में परिवर्तन। यानी कि इसमें अपने क्या निकालेंगे कि दोनों गोलों के विभवों में कितना परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पे ये देखो कि अपने यहां पे V1 को V2 से ग्रेटर देन माना हुआ है, V1 ग्रेटर देन V2 है। अब एक विभव यहां पे दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है, वो आ रहा है V। ठीक है ना, तो वो क्या है? कॉमन विभव है इनका, कि अगर मान लो पहले गोले पर 10 वोल्ट था, दूसरे पर 2 वोल्ट विभव था, तो अब इन दोनों का जो विभव है वो 10 प्लस 2/2 मतलब लगभग 6 वोल्ट हो जाएगा। ये वैसे ही मैंने जोड़ के बताया आपको एग्जाम्पल के लिए। तो मतलब क्या है कि जो अपना उभयनिष्ठ विभव है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। मतलब बड़े वाले से तो छोटा आएगा, बड़े विभव से तो, लेकिन छोटे वाले से ये बड़ा होगा मान। कैसे मर्जी निकाल लो। अगर मान लो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट है दो विभव आपके पास, तो जो इनका उभयनिष्ठ आएगा ना वो 5 और 3 के बीच में ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहां यहां V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2, मतलब V1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा V है, और उससे छोटा क्या है? V2 है। V यहां पे उभयनिष्ठ विभव का मान है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहां पे लिखूं कि प्रथम गोले के, प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन,
विभव में परिवर्तन, यानी पहले गोले के विभव में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसको डेल्टा V1 से लिखता हूं और ये लिखता हूं V1 माइनस V, क्योंकि देखो पहले V1 था अब कम हो गया, तो मतलब परिवर्तन कितना हुआ, आपने क्या किया V1 माइनस V कर दिया, बड़े में से छोटा घटा दिया, वो परिवर्तन आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको समीकरण नंबर दे दो 3, क्योंकि दो समीकरणें मान ली थी, तो आप समीकरण 3 से V का मान इसमें रख दो, समीकरण 3 से V का मान रखने पर, ठीक है, तो V का मान इसमें रख दो, तो डेल्टा V1 जो आपके पास आ जाएगा वो V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा। या डेल्टा V1 अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो C1 प्लस C2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लो आप यहाँ पे C1 प्लस C2, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। तो आपको इस जो टॉपिक है ना आज का, इसको करने के लिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, प्लस माइनस सब कुछ आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए। अब इसको ओपन करो, तो डेल्टा V1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, C1V प्लस C2V माइनस C1V1 और माइनस में C2V2 और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास इसमें, सॉरी यहाँ पे आप क्या करो, एक गलती कर दी, V1 है, ये V1 है, तो V1 V1 ये आएगा, ठीक है ना। तो तभी मैंने कहा है इस फॉर्मूले को ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, इसमें कैलकुलेशन ये मेन है इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो C1 V1 से ये वाला C1 V1 यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, C2 कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा V1 का मान अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो C2 V1 माइनस V2 और अपॉन में आ गया C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 4 आ गई है आपके पास। तो बच्चों एक बार आप क्या करो, यहां तक इसको उतार लो, अपनी कॉपी है जो उसमें लिख लो आप, फिर अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ये वाला टॉपिक कैलकुलेशन वाला टॉपिक है और कुछ नहीं है। अब आप में से बच्चे सोच भी रहे होंगे कई कि सर आपने कर क्या रहे हैं, ये V1 डेल्टा V1 डेल्टा V2, चलो ऊपर तक तो समझ आ गया, विभवनिष्ठ विभव था। तो ये भी बच्चों अभी आपको बताता हूं मैं क्या कर रहे हैं। तो अब देखो बच्चों दोबारा आपके पास कि अगर मैं दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन लिखूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन निकाल लिया, अब द्वितीय गोले के विभव में परिवर्तन, द्वितीय गोले के विभव में परिवर्तन, तो ये चीज अगर मैं निकालना चाहूं तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे सोचो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा V2, और ये लिखेंगे अपने V माइनस V2। ये सबसे ध्यान रखने की जरूरत है कि बड़े में से छोटा घटाना है आपको। देखो यहाँ V बड़ा है और V2 क्या है इससे छोटा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर प्रथम गोले के लिए लिखा तो यहाँ V1 में से V घटाया आपने, ठीक है ना। तो V माइनस V2 करना है आपको, तो डेल्टा V2 का मान जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 और माइनस में V2। तो डेल्टा V2 का मान जो आएगा वो C1 V1 प्लस C2 V2 और माइनस में V2 C1 प्लस C2 और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। ये एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो अब इसको सॉल्व करो, डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस में C1 V2 और माइनस में C2 V2 और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो कि अगर यहाँ पे मैं देखूं तो C2 V2 से C2 V2 कैंसिल हो रहा है, तो जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा V2 का मान वो C1, दोनों में से C1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा V1 माइनस V2 और अपॉन में बचेगा C1 प्लस C2, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ये वाला मान बच गया और इसको समीकरण नंबर 5 दे दो। अब अगर मैं यहाँ पे समीकरण क्या लिखूं,
समीकरण 4 को 5 से भाग देने पर, समीकरण 4/5 भाग देने पर, तो अब देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। तो डेल्टा V1 का मान आप यहाँ पे लिखो, तो क्या आ गया, C2 V1 माइनस V2 और अपॉन में C1 प्लस C2, और अपॉन में क्या आ गया, ये डेल्टा V1 का मान था और अपॉन में डेल्टा V2, तो C1 V1 माइनस V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। तो जो आपके पास कैंसिल हो रहा है C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2। तो ये देखो C2 ऊपरी पड़ा रहेगा और C1 आपके पास क्या पड़ा रहेगा, नीचे। तो ये आपके पास आ जाएगा C2 बटा C1 आ जाएगा, और इसको चेक भी कर लेते हैं कि यही आ रहा है, तो बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 बटा में C1। अब इससे क्या चीज सिद्ध हो रही है कि दोनों गोलों के जो विभवों में परिवर्तन का अनुपात है वो धारिताओं के क्या आ रहा है, अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर आ रहा है। या इसको देखो, बुक से मैं पढ़ रहा हूं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात क्या हो रहा है, चालकों के विभवों में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे व्युत्क्रम क्यों यूज कर रहे हैं अपने वर्ड, क्योंकि आना तो क्या चाहिए था, अगर डेल्टा V1 पहले के विभव में परिवर्तन है तो C1 यहाँ पे होता और यहाँ पे C2 होता, फिर तो अपने डायरेक्ट कह देते भी C1 बटा C2 मतलब धारिताओं के अनुपात के बराबर आ रहा है। अब C1 नीचे जा रहा है लेकिन डेल्टा V1 ऊपर है, और डेल्टा V2 नीचे और C2 ऊपर है, तो मतलब उल्टा हो रहा है। तो तभी यहाँ पे व्युत्क्रम लिखा है कि विभवों में परिवर्तन का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है, मतलब उसके उल्टे के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड के पेपर में, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। तो इसमें आधा पार्ट भी आया हुआ है, भी आपको इतना ही सिद्ध करने के लिए दे देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो चालक गोलों को जोड़ने पर उनके विभवों के परिवर्तन का अनुपात धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें देखना ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। तो ये बच्चों आपके सामने टॉपिक है पहला। अब इसका सेकंड पार्ट अपने करेंगे, इसके बाद इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं। सेकंड पार्ट है वो आपका पूरे बोर्ड पर इसी तरीके से 2 पार्ट में कंप्लीट आएगा, ठीक है ना, पूरा बोर्ड भर देगा वो पार्ट भी। तो डायग्राम भी बना लो, डायग्राम भी उसमें मैं रफ करूंगा, तो उसमें अपने निकालेंगे क्या वो देखते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, इसका जो अपने पहला पार्ट इसका कर लिया था, पहले पार्ट में क्या था आपके पास कि आवेशित चालकों के, जो इसकी हेडिंग है ना मेन, वो हेडिंग देखो, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण तो कर लिया, अब सेकंड पार्ट में है ऊर्जा हानि, ठीक है। तो ऊर्जा हानि क्या होती है कि जब भी अपने दो आवेशित चालकों को किसी तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। आपको पता है किसी आवेशित चालक की ऊर्जा अपने हाफ CV² से लिखते हैं, ठीक है। तो विभव के कारण उसकी ऊर्जा भी होगी, तो वो ऊर्जा जब अपने निकालते हैं कि जब तो दोनों गोले अलग अलग हैं उनकी ऊर्जा टोटल देख लें, और जब दोनों गोलों को जोड़ दिया गया है तब उस स्थिति में ऊर्जा देखें, तो दोनों स्थितियों में ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर आता है। अब वो ऊर्जा नष्ट कहाँ हो जाती है, कम क्यों हो जाती है ऊर्जा, तो उसके नष्ट होने के कई कारण हैं। एक तो जो आपकी तार जिसके माध्यम से आपने जोड़ा उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है, आवेश को प्रवाहित होने से रोकता है। अब प्रतिरोध के बारे में डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आवेश को प्रवाहित होने से प्रतिरोध रोकेगा, उससे क्या होगा, तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब तार गर्म हो जाता है। तार गर्म किसके कारण होता है, प्रतिरोध के कारण। तो गर्म हो गया मतलब कुछ ऊर्जा की हानि वहां पे होगी, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी। फिर क्या होता है कि जब अपने दोनों गोलों को जोड़ते हैं तो जब आवेश का प्रवाह होता है, मतलब आवेश का प्रवाह का मतलब आप क्या समझते हो भी, वहां पे करंट फ्लो हो रहा होता है। आवेश का प्रवाह वास्तव में क्या होता है, करंट फ्लो होता है वहां पे। तो करंट फ्लो होने के कारण कई बार स्पार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो स्पार्किंग में क्या होता है आपको पता है, स्पार्किंग में या तो क्या उसमें से लाइट निकलती है,
प्रकाश ऊर्जा निकलती है, या उसमें कई बार ध्वनि भी निकलती है। जब स्पार्किंग होती है तो अपने को आवाज भी सुनाई देती है स्पार्किंग की। तो इस तरीके से कई तरीकों से ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में ऊर्जा की थोड़ी वहां पर हानि हो जाती है, और वही हानि अपने को निकालनी है। भी जोड़ने से पूर्व ऊर्जा लिखेंगे, जोड़ने के बाद ऊर्जा लिखेंगे, दोनों को घटा देंगे, ऊर्जा में अपने पास क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं अपने कि यहां पे भी दोनों स्थितियां मैं लिख रहा हूं। पहली स्थिति जो आ जाएगी, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा। ठीक है। तो जोड़ने से पूर्व ऊर्जा लिखेंगे अपने। तो यहां पे पहले लिखेंगे अपने प्रथम चालक, पहले नंबर पर क्या लिखेंगे, प्रथम चालक की ऊर्जा, प्रथम चालक की ऊर्जा। तो ये आपके पास ऊर्जा जो होगी वो U1 के बराबर आ जाएगी, और ये होगी हाफ C1V1 स्क्वेयर, क्योंकि जोड़ने से पहले पहले चालक का जो विभव है वो V1 था। और द्वितीय चालक की ऊर्जा अगर मैं लिखूं यहाँ पे, चालक गोले की लिख सकते हो आप, तो U2 इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वेयर। ठीक है। तो कुल ऊर्जा जोड़ने से पूर्व, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होगी, दोनों के योग के बराबर होगी। तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू आपके पास U1 प्लस U2। तो U का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ C1V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2V2 स्क्वेयर, और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में अपने क्या करेंगे, जोड़ने के बाद ऊर्जा। तो जब अपने दोनों चालकों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ऊर्जा लिखते हैं अपने। तो जोड़ने के बाद आपको पता है कि दोनों का जो विभव है वो V हो जाता है, पहले का गोले का भी और दूसरे गोले का भी विभव दोनों का क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो अपने लिखेंगे प्रथम चालक गोले की ऊर्जा या प्रथम चालक की ऊर्जा। तो जो इसकी ऊर्जा होगी वो अपने U1 डैश लिख दो यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ C1V स्क्वेयर, और द्वितीय की क्या हो जाएगी, U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2V स्क्वेयर। और कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पे, कुल ऊर्जा यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम आएगी। तो कुल ऊर्जा को U डैश लिख रहा हूं। यहां पे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊर्जा की हानि हो रही है। ठीक है ना। आवेश संरक्षण आपने जरूर लगाया, हालांकि होती आवेश में भी हानि है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अपने नहीं कर सकते, तो अपने आवेश को तो उतना ही मान लेते हैं। ऊर्जा में जो हानि होती है वो आपको निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे दी हुई है। तो कुल ऊर्जा U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश हो जाएगी। तो U डैश का मान आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ। अब इस समीकरण को मैं लिख रहा हूं 4, 5 और 6 नंबर समीकरण आगे शायद ये, ठीक है ना, देख लेना आप। तो 6 नंबर समीकरण, क्योंकि पीछे से ये लगातार ही चल रहा है तो तभी। तो ये हाफ C1V स्क्वेयर प्लस हाफ C2V स्क्वेयर, और अगर इसमें से मैं कॉमन लूं तो आपके पास हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, और इसको समीकरण नंबर आप दे दो 7। क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 7। तो अब जो आपके पास ऊर्जा हानि आएगी यहाँ पे, ऊर्जा हानि, तो अब ऊर्जा कम कौन सी स्थिति में है, कम कौन सी में है, जोड़ने के बाद ऊर्जा कम और जोड़ने से पहले ज्यादा थी। क्यों, हानि हुई है ऊर्जा में। तो अपने क्या लिखेंगे, ऊर्जा हानि बराबर जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा। ठीक है। जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा और बाद में ऊर्जा, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब कि आप ऊर्जा हानि डेल्टा यू ही इसका सिंबल लिया हुआ है शायद बुक में भी, हाँ डेल्टा यू इसका सिंबल लिया हुआ है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश, यू माइनस यू डैश। तो समीकरण 6 और 7 से आप क्या करो, यहाँ पे मान रख दो। तो यहाँ पे आपने लिखेंगे समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। तो अब यहाँ पे जब आप मान रखोगे तो डेल्टा U का जो मान आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा कि U का मान तो ये वाला है, U का मान तो ये था, और U डैश का मान ये वाला है। तो लिखेंगे अपने हाफ
C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और यहां पे आ जाएगा V स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करो, देखो क्योंकि अपने जानते हैं जो अपने उभयनिष्ठ विभव निकाला था समीकरण 3 से, समीकरण 3 थी वो, समीकरण 3 से v बराबर जो होता है C1 V1 C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2 होता है। तो अपने इस v की जगह पे ये वाला मान क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो ये वाला मान जब आप रखोगे तो जो आपके पास मान आ जाएगा डेल्टा U हाफ C1 V1 स्क्वेयर हाफ C2 V2 स्क्वेयर और माइनस में हाफ C1 प्लस C2 और यहां पे V स्क्वेयर, तो ये C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वेयर और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 का स्क्वेयर, क्योंकि देखो V का स्क्वेयर है तो ऊपर वाले का भी स्क्वेयर और नीचे वाले का भी स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहां देखो ये चीज कैंसिल हो रही है, इस C1 C2 से इस C1 C2 की पावर क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो रही है। अब इसमें से आप देखो क्या करो, यहां पे आप एलसीएम लो या फिर आप क्या करो 1/2 को कॉमन निकालो एक बार, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, तो अंदर बचा C1 V1 स्क्वेयर C2 V2 स्क्वेयर और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वेयर और अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसका होल स्क्वेयर नहीं बचा क्योंकि इससे क्या हो गई, ये पावर कैंसिल आउट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगी आपके पास। सही चल रहे हैं अपने कैलकुलेशन में, बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट देखो क्या होगा इसमें बच्चों, आप क्या करो, अब ये एलसीएम ले लो, एक तो मैं एलसीएम ले रहा हूं इसका, ठीक है, और एक यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे इसका खोल रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट को। ठीक है ना, एक तो इस होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं और एक एलसीएम ले रहा हूं। तो जब इस पूरे का अपने क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो C1 C2 नीचे आएगा तो ऊपर भी क्या होगा, गुणा होगा इसके साथ। तो इसको देखो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन के रूप में 1/2, बहुत ही ध्यान से समझना, C1 V1 स्क्वेयर C2 V2 स्क्वेयर और साथ में C1 प्लस C2 और पूरे के बटा में यहां पे क्या आ जाएगा, एलसीएम, इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी रख रहा हूं, C1 प्लस C2 और माइनस में यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, या इसको अलग कलर से लिख देता हूं, ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट जो अपने क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर ओपन, C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर और प्लस में 2C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे क्या कर दो, बंद कर दो। ऊपर वाला ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो ए और बी के मान C1 V1 C2 V2 है, तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर खोलने पर ही आएगा। अब क्या करो आप, एक तो ये ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोलने पर जो अंदर वाले मान है वो सारे माइनस के हो जाएंगे और एक इन दोनों ब्रैकेट को क्या करो, गुणा करो। ठीक है ना, गुणा करो इन दोनों को। तो जब आप इनको ओपन करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, यहां लिख रहा हूं मैं C1, पहले C1 का इन दोनों के साथ गुणा, फिर प्लस में C2 का इन दोनों के साथ, पहले C1 का इन दोनों के साथ कर रहा हूं, C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर, फिर C1 का इसके साथ प्लस C1 C2 V2 स्क्वेयर, फिर प्लस में C2 का पहले के साथ, तो C1 C2 V1 स्क्वेयर, फिर C2 का दूसरे के साथ प्लस में क्या आ गया, C2 V2 C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर। ठीक है, अब माइनस में मैं इधर वाले लिख रहा हूं क्योंकि कलर चेंज इसलिए कर रहा हूं आपको समझ आ जाए, माइनस का C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर माइनस का C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला ओपन कर दिया और नीचे बटा में क्या चल रहा है, पूरे के बटा में यहां पर C1 प्लस C2 चल रहा है, ये चल रहा है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा यहां पर कि यहां कैंसिल आउट हो रहा है, इससे C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर से C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर और C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर से ये वाला C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है।
तो अब इस आपके पास तीन चीजें बच रही हैं, एक ये और एक ये। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो C1 C2 C1 C2 और C1 C2 ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना ये वाला। तो आप अब क्या लिखोगे, C1 C2 कॉमन ले लो ऊपर, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, ऊपर C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बच रहा है आपके पास यहाँ V2 स्क्वेयर, यहाँ V1 स्क्वेयर इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे -2V1 V2। ठीक है, तो यहां पर नीचे आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये देखो, ये होल स्क्वायर बन रहा है V1 माइनस V2 का, या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपकी बुक में ये होल स्क्वायर लिया हुआ है ये V1 माइनस V2 का, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला बन रहा है। तो डेल्टा U का मान आपके पास बन जाएगा 1/2 C1, इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख देता हूं, C1 C2, और यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा V1, एक बार इसको 2C1 प्लस C2, और यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं इसका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो C1 C2 लिखा, नीचे 2C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर यहाँ पे बन गया। अब अगर आप में से कई बच्चे कहें कि सर हम तो ऐसा लिखना चाहते हैं, C1 C2 2C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या है सर, हम तो V2 माइनस V1 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है बच्चों, कुछ मर्जी लिखो। इन दोनों, ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा अंतर, वो देखो कि अगर आपके पास V1 का मान 10 वोल्ट है और V2 का मान 5 वोल्ट है आपके पास, तो देखो दोनों को माइनस करो, 10 माइनस 5, V1 माइनस V2 करो तो वो आ जाएगा 5, और अगर V2 माइनस V1 करोगे तो 5 माइनस 10, तो -5 आ गया। अब यहां पर तो इनका स्क्वायर है, तो चाहे तो 5 का स्क्वायर कर दो और चाहे -5 का स्क्वायर कर दो, आएगा 25 ही। ठीक है, तो तभी क्या है, चाहे V1 माइनस V2, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है, तो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का, आंसर आपके पास वही आएगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास बच्चों आ गया है किसका, ऊर्जा हानि का, कि जब अपने दो चालकों को एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं तो उनकी ऊर्जा हानि जो होती है वो फॉर्मूला। तो इसको आप याद रख सकते हो, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। तो कुछ भी नहीं, इसमें आपको क्या करना है, दो बार ऊर्जा लिखनी है और माइनस करना है, बस कैलकुलेशन ये तो है इसमें, और कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में। कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले को कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर देखो, ये वाला आपका चैप्टर यहां पे हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है ना, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। अब आपके बच्चों रह रहे हैं इसके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस, और उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो आप इस ये वाला टॉपिक स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको बिल्कुल छोड़ना मत, और इतनी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है ये सारी क्या है, प्रैक्टिस से ही आती हैं। तभी फिजिक्स क्या है, याद रट्टा लगाने का सब्जेक्ट नहीं है, याद नहीं कर सकते, इसको लिख लिख के याद करना पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके क्या होगा, ये सब्जेक्ट याद होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको 3-4 बार कम से कम लिख के देखो कॉपी में, फिर आपके ये फॉर्मूला याद हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा हानि आपके पास आ जाती है। तो यहां पर आपका चैप्टर 4 बच्चों हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। अभी 17 पार्ट हुए हैं, 20 हो जाएंगे मुझे लगता है, अभी 2-3 पार्ट में सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। तो अपने टोटल 20 पार्ट में मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन से, आप टोटल टाइम गिन लो मेरी 17 वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन निकाल दो। क्वेश्चन की शायद 3 वीडियो है, उन क्वेश्चन वाली 3 वीडियो को निकाल दो, 14 पार्ट आपके ओनली चैप्टर की थ्योरी करवाने में मैंने लगाए हैं। तो आप निकाल के देख लेना, इतनी डिटेल से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं करवा रहा होगा। तो आप क्या करो, इसको जितनी डिटेल से मैं बता रहा हूँ वो इस कारण बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन की आवश्यकता ही ना पड़े। आपको अब कोई डाउट रहता ही नहीं है, मैंने ग्रुप बनाया उसमें मुझे कभी कोई डाउट नहीं आया आपकी तरफ से। जब भी आपसे मैंने पूछा तो आपने ऐसे ही कहा कि सर हमारे सभी डाउट क्लियर पहले ही हो जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं आपको भी। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें,
ठीक है। चैप्टर में टाइम जरूर लगता है, लेकिन करवाता मैं आपको फुल डिटेल से हूं कि आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसको। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।